मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में वर्ष 2023-24 का 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट। प्रदेशवासियों ने मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर जताई खुशी। इस साल बजट में कोई भी नया कर न लगाने को बताया जनहितैषी फैसला। ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में भारत के पास है नेतृत्व की क्षमता। ग्रीन ग्रोथ पर बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा, बजट में समाहित है अवसर और सुरक्षित भविष्य की गारंटी। और करनाल के घरौंदा स्थित इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित 2 दिवसीय सब्जी एक्सपो का सांसद संजय भाटिया ने किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विधानसभा में अमृतकाल में वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा का पहला बजट प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के नाते प्रदेश के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया। उन्होंने बजट प्रस्तुत करते हुए वृद्धावस्था पेंशन 2,750 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन पात्रता आय 3 लाख रुपए करने की घोषणा की। सरकारी ITI में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपए वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली हर लड़की को 2,500 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना, अंत्योदय परिवारों के लिए 1 लाख घर, चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ 3 लाख रुपए वार्षिक तक आय वाले परिवारों को भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही लैंड पूलिंग, लैंड पार्टनरशिप और ई भूमि के माध्यम से 10 औद्योगिक सेक्टर और 10 शहरों में आवासीय सेक्टर को विकसित करने और नगरों में नवीनीकरण शुल्क के बकाया ब्याज राशि पर छूट योजना सहित कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि बजट सभी के लिए कल्याणकारी है। अब पत्रकारों को कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी। चोटिल खिलाड़ियों के पोषण व पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स व चौकीदारों को भी चिरायु योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। सब बच्चों को शिक्षा मिले, इसके लिए 6 से 18 वर्ष के हर बच्चे की मैपिंग की जाएगी। 716 रुपए का कर राजस्व और 12,651 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व शामिल है। वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को 25 रुपए प्रति माह की दर से दिया जा रहा है। मैं 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी सभी लाभार्थियों के लिए मासिक लाभ को बढ़ाकर 2750 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव करता हूँ। ITI में छात्रों के प्रवेश में सुधार के लिए सरकार ने सरकारी ITI में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपए वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली प्रत्येक लड़की को 2,500 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। 2023-24 में मैं चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रस्ताव करता हूं PPP में जिनकी वार्षिक स्थापित आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आज विधानसभा में पेश किए गए बजट पर प्रदेशवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये हरियाणा के लिए कल्याणकारी बजट है। पंचकुला वासियों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस अमृतकाल के बजट में शिक्षा, उद्योगों, कलाकारों और गौ सेवा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। के लिए 6ठी से 8वीं में ही जो नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है, 6ठी से 8वीं के लिए भी बच्चों के लिए प्री वोकेशनल का कोर्स लाया जाएगा ताकि बच्चे ये डिसाइड कर पाएं कि उनको किस फील्ड में जाना है। हर वर्ग को इसमें कुछ ना कुछ मिला है, चाहे वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के रूप में बढ़ोतरी मिली है और
किसानों को इसमें लाभ मिलने के बहुत सारे स्कोप मिले हैं और उसके साथ साथ उद्योग और इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने जो पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार पेंशन योजना शुरू की है या हरियाणा कला प्रसार योजना शुरू की है, बहुत ही सराहनीय कदम है और निश्चित ही इससे हरियाणवी कलाकारों और कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। गौ सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 करोड़ रुपया दिया है। इससे हरियाणा के अंदर जो गौ माता की गौ सेवा करने के लिए हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है और गौ भक्तों की जो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा थी उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। कैथल के भाजपा कार्यालय में भारी संख्या में आमजन ने मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए हरियाणा के बजट की प्रक्रिया को देखा। लोगों ने प्रदेश के बजट की काफी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये बजट जनहितैषी बजट है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बजट में प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स न लगाने के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा है। इसमें प्रदेश के विकास के लिए अनेक लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है जिनका प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिलेगा। बहुत ही सराहनीय है। उसमें हर वर्ग को लाभ मिलेगा, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, चाहे जो किसी भी लेवल का हो, सभी को लाभ मिलेगा। जैसे कि पिछले बार 1,80,000 तक की आयुष्मान कार्ड बनता था, इस बार वो इनकम बढ़ा के इन्होंने 3 लाख कर दी ताकि समाज में हर वर्ग को इसका फायदा मिल सके। और बुढ़ापा पेंशन में पहले 2500 रुपये पेंशन थी, अब 250 रुपये बढ़ाकर 2750 रुपये कर दी, जिससे भी हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको बहुत फायदा हुआ। युवा वर्ग के लिए भी कहीं खेल प्रतिभाओं में भी और खेल में भी कोटा बढ़ाया गया है और खेल के साथ साथ जो 1,80,000 से 3 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाएं भी बताई गई हैं। इसके लिए भी हम अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित विकास पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। ये वेबिनार बजट में घोषित पहलों के क्रियान्वयन हेतु विचारों और सुझावों को हासिल करने के लिए है। वेबिनार में 6 सत्र होंगे जिनमें हरित विकास के ऊर्जा और गैर ऊर्जा दोनों घटकों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, भारत की वाहन स्क्रैपिंग नीति हरित विकास रणनीति का एक अहम हिस्सा है। वाहन स्क्रैपिंग नीति को प्रोत्साहन करने के लिए इस बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। व्हीकल स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आने वाले कुछ महीनों में केंद्र और राज्य सरकार की करीब करीब 3 लाख गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना है। ये गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। व्हीकल स्क्रैपिंग आप सभी के लिए बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। ये रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सर्कुलर इकोनॉमी को भी नई ताकत देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो विश्व में ला सकता है। ये बजट भारत को वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। पीएम ने कहा, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को लेकर भारत जो लक्ष्य तय करता है वह समय से पहले करता है। भारत मेजर इकोनॉमीज में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन में सबसे तेज रहा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर भारत जो लक्ष्य तय करता है उसे समय से पहले पूरा करके दिखाता है। आज सांसद संजय भाटिया ने करनाल के घरौंडा स्थित इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित 2 दिवसीय सब्जी एक्सपो का उद्घाटन किया।
प्रदेश में उद्यान विभाग द्वारा आयोजित इस एक्सपो में करीब 3000 किसान भाग लेंगे। इसमें किसानों को उन्नत किस्म के बीजों, कृषि यंत्रों व बागवानी से जुड़ी प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। इस दौरान संजय भाटिया ने कहा कि आज सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण देश में नई कृषि क्रांति का शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक्सपो में आने वाले किसान अगर नई तकनीकों के साथ फसल विविधीकरण अपनाएंगे तो उनकी आय में कई गुना बढ़ोतरी होगी। वहीं इजरायली दूतावास के प्रोजेक्ट प्रतिनिधि डॉक्टर ब्रह्मदेव ने कहा कि अब तक हम भारत में 30 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर चुके हैं, जिसमें 5 अकेले हरियाणा प्रदेश में हैं। सेल्फ स्टैंड आत्मनिर्भर अगर हम बनाना चाहते हैं और उसकी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो डाइवर्सिफाई हमें होना ही पड़ेगा, किसान को होना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ किसान यहाँ पर आए हैं, अगर वो इसी प्रकार से मेहनत करके और प्रॉपर गाइडेंस के अंदर काम करेंगे, उनकी इनकम तो मल्टीप्लाई होगी। मैं समझता हूँ देश की सेवा भी इससे बड़ी कुछ नहीं हो सकती। आज के दिन 30 कृषि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर चुके हैं, जिसमें से 5 अकेले हरियाणा प्रदेश में हैं। इनके माध्यम से हम नर्सरी उत्पादन, तकनीकी डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन और किसानों को इरिगेशन, फर्टिगेशन का एक्सटेंशन करते हैं, उनको नॉलेज देते हैं। इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सुधीर यादव ने कहा कि सब्जी एक्सपो का मुख्य उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों से रूबरू कराना है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र पर किसानों को मल्चिंग विधि, नेट हाउस, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस सहित जैविक खेती की जानकारी और प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वहीं किसानों ने भी इसे लाभकारी बताते हुए कहा कि यहां आकर उन्हें सब्जी की नई उन्नत तकनीकों के बारे में पता चला है और वह इन्हें अपने खेत में अवश्य अपनाएंगे। जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की टेक्निक है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में अलग अलग तरह के जो स्ट्रक्चर लगा रखे हैं, उनमें जो हाई वैल्यू वेजिटेबल्स लगा रखी हैं, 7 एकड़ हमारे पास सर्टिफाइड एरिया है, उसमें कैसे खेती करते हैं, हाईटेक ग्रीन हाउस सॉइललेस में हम ट्यूब तैयार करते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी किसानों को हमारे जो एक्सपर्ट्स के माध्यम से प्रैक्टिकल भी दिखाई जा रही है और टेक्निकल सेशन जैसे आपके सामने चल रहा है, उसको हम टेक्निकल सेशन में थ्योरेटिकल भी बताएंगे। हमारे पास 120 एकड़ की कल्टीवेशन है। हम टोटली एरोमेटिक्स और मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन करते हैं और साथ में उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स देखेंगे, ये टोटली 100% आयुर्वेदिक है। हम मशरूम के ये पकौड़े हैं और जलेबी है। यहाँ तो हमारे दो प्रोजेक्ट हैं, लेकिन वैसे हमारे 90 प्रोजेक्ट हैं। ये बिस्कुट हैं, गज्जक है, नमकीन है, कई प्रकार के। तो हाँ जी, सारे मशरूम के प्रोजेक्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और फेलोशिप प्रदान किए। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन जी किशन रेड्डी व संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी समारोह में शामिल हुए। पुरस्कार के लिए 128 कलाकारों का चयन किया गया। प्रदर्शन कला के क्षेत्र की 10 प्रतिष्ठित विभूतियों को भी एकेडमिक फेलोशिप के रूप में चुना गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि सभ्यता द्वारा हमारी भौतिक उपलब्धियां सामने आती हैं, लेकिन संस्कृति द्वारा हमारी अमूर्त विरासत की धाराएं प्रवाहित होती हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृति द्वारा ही किसी देश की वास्तविक पहचान होती है। पिछले 7 दशकों से विभिन्न भारतीय कला विधाओं, संगीत, नृत्य, लोकनाट्य तथा रंगमंच को प्रोत्साहित कर रही है। एकेडमी ने युवा पीढ़ी को कलाओं से जोड़ने के प्रयास भी शुरू किए हैं। सभ्यता द्वारा हमारे भौतिक उपलब्धियां सामने आती है, लेकिन संस्कृति द्वारा हमारी अमूर्त विरासत की धाराएं प्रवाहित होती है। संस्कृति द्वारा ही किसी देश की वास्तविक पहचान होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आधुनिक युग में हमारे सांस्कृतिक मूल्य और अधिक उपयोगी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कलाएं सॉफ्ट पावर का भी सर्वोत्तम उदाहरण हैं। हमारे सांस्कृतिक मूल्य और अधिक उपयोगी हो गए हैं। आज के तनाव तथा संघर्ष से भरे युग में भारतीय कलाओं द्वारा मानसिक शांति और सौहार्द का प्रसार किया जा सकता है। भारतीय कलाएं भारत की सॉफ्ट पावर का भी सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत रत्नों के से सम्मानित MS शुभलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका के संगीत की शक्ति किसी भाषा या भूगोल से
बाधित नहीं होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा उपरांत जवाब देते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता, वे ज्यादातर मुद्दे सिर्फ अखबारों में छपने के लिए ही उठाते हैं, उनके पास कहने के लिए नया कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री ने ई टेंडरिंग की व्यवस्था पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार को जीरो लेवल पर लाने के लिए प्रयास किए हैं, पंचायत और शहरी निकायों को अधिक अधिकार दिए हैं। हर पंचायत साल के शुरू में ही पोर्टल पर जो भी विकास कार्य किए जाने हैं उनकी सूची अपलोड करेगी। सरकार ने इस वर्ष की आखिरी तिमाही में 1100 करोड़ रुपए पंचायतों को दिए हैं। क्षतिपूर्ति पोर्टल सबसे पहले जब भी कोई नुकसान होता है तो हमने अधिकार दिया है उस पोर्टल पर किसान को दर्ज करने का। किसान को पहले 72 घंटे में दर्ज करने की बात कही थी, लेकिन कुछ शिकायतें मिली कि 72 घंटे में हम उसको दर्ज नहीं कर पाते हैं, तो पहले तो किसान के लिए उसका समय में 7 दिन कर दिया है कि 7 दिन में अपना वो क्षति का आंकड़ा किले का नंबर डालेगा और वो जो भी उसका सिस्टम है उसमें 7 दिन में अपना वो खराबा डाल देगा, मेरा इतना खराबा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में एजुसेट चौकीदार को अब मल्टीपर्पज वर्कर कहा जाएगा। उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत लाया जाएगा, जिससे उनका मासिक वेतन 7,000 से बढ़कर लेवल 1 श्रेणी में न्यूनतम 14,000 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल नुकसान की जानकारी का अधिकार स्वयं किसानों को देने के लिए फसल शक्तिपुर पोर्टल बनाया गया है। किसानों द्वारा पहले पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने का समय 72 घंटे था, जिसे अब बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, किसान के साथ साथ पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार भी इस पोर्टल पर खराब फसलों का ब्यौरा डालते हैं। कम किया जाए, मानवीय हस्तक्षेप कम किया जाए, जितनी डिस्क्रिशनरी पावर्स कम की जाए उतना भ्रष्टाचार रुकेगा। ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सिस्टम, इसको हमने महत्व दिया, शुरू से दे रहे हैं। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है। मैं एकदम ये नहीं कह रहा कि क्लाइमेक्स पर पहुंच गया, लेकिन रिजल्ट इतने अच्छे निकल रहे हैं कि हमें उसका उत्साह मिल रहा है और बहुत चीजों का लाभ हो रहा है। मुझे खुशी इस बात की कि पिछले 3 साल से जब से डीबीटी हमने करना शुरू किया है, घोष बेनिफिशरीज लाखों कम हुए हैं, 1150 करोड़ रुपया उसकी बचत हुई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ में CII की नॉर्थ जोन रीजनल काउंसिल की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गुरुग्राम में एक ग्लोबल सिटी, नारनौल में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, IMT सोहाना में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और इंटीग्रेटेड एविएशन हब की स्थापना हिसार में कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में हरियाणा देश में टॉप अचीवर राज्य है और इस वर्ष भी हमारा लक्ष्य रैंक में शीर्ष स्थान बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिधानी हैदराबाद ने IMT रोहतक में नई आर्मिंग यूनिट की स्थापना की है। मिधानी उद्योग हरियाणा में अपना विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने वाला पहला रक्षा PSU है, जो सुरक्षा बलों के लिए लगभग सभी प्रकार के बख्तरबंद उत्पादों का उत्पादन करेगा और ये भाभा कवच भारत के सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से 20,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश हुआ है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज 1100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पानीपत में एक पेंट निर्माण इकाई स्थापित कर रही है। वहीं NTL बैटरी ने IMT सोहाना में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अपनी निर्माण इकाई का निर्माण शुरू किया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।